डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 12 की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं और कक्षा 12 की बायोलॉजी में हम लोगों को जो पढ़ना है, आज दूसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर पूरी तरह से हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो आप चले जाइए, कहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे क्या कहते हैं प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में यूपी बोर्ड क्लास 12 लिखा गया है। वहाँ पर आप देखेंगे तो आपके क्लासेस को श्रृंखलाबद्ध लगा दिया गया है। आप वहाँ से देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब किए होंगे तो आपको आराम से प्लेलिस्ट में आप पहुँच सकते हैं। आज हम लोग दूसरे वीडियोज को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दूसरे चैप्टर को, जिसका नाम क्या है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जैसा कि आपको याद होगा, जब हम लोग कक्षा 11 में पढ़े थे तो क्लास 11th में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि प्लांट ग्रुप को कितने भागों में बांट दिया गया, अलग अलग भागों में बांट दिया गया। सबसे पहले क्या आया था, थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में हम किसको रखे थे, ऐसे पादप को रखे थे जिनकी बॉडी कैसी है, थैलस है, यानी जिसमें थैलस पाई जाती है, यानी जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, उसे हम क्या कहते हैं, थैलस कहते हैं। और ऐसे पादप को किसमें कौन था, एल्गी था। उसके बाद आपका क्या आया था, ब्रायोफाइटा आया था। ब्रायोफाइटा को आपको याद होगा कि ब्रायोफाइटा प्लांट ग्रुप को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ब्रायोफाइटा को कहा जाता है पादप जगत का उभयचर, कहते हैं ब्रायोफाइटा को। फिर आपका टेरिडोफाइटा आया था और फिर जिम्नोस्पर्म, लेकिन लास्ट में आया था एंजियोस्पर्म आया था। एंजियोस्पर्म को क्या कहते हैं, आवृत्त बीजी पौध। एंजियोस्पर्म को पुष्पी पादप कहते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में जब आप पढ़े थे एंजियोस्पर्मी, तो एंजियोस्पर्मी ऐसे पौधे थे जिसमें पुष्प पाया जाता है, यानी पुष्प का निर्माण होता है, और वही पुष्प उसका लैंगिक जनन अंग का भाग बनता है, यानी लैंगिक जनन में उसमें सहायता करता है। तो चूंकि आज हमको लैंगिक प्रजनन पढ़ना है, लैंगिक जनन के बारे में पढ़ना है, तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं और समझते हैं। इस टॉपिक में जो हमको पढ़ना है वो पढ़ना क्या है, पुष्प पुष्प पढ़ना है, जो कि आवृत्त बीजियों का आकर्षक अंग होता है। पुष्प के बारे में पूरा पढ़ना है, पुष्प क्या होता है, पुष्प के भाग कौन कौन से होते हैं, पुष्प का कौन सा भाग किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, मतलब आवश्यक होता है, इन सब चीज़ों को पढ़ना है। फिर निषेचन पढ़ना है। निषेचन मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बता रखा है। निषेचन की 3 प्रावस्थाएं होती हैं, निषेचन पूर्व घटनाएं, निषेचन और निषेचन पश्चात घटनाएं। तो उसमें आप निषेचन पूर्व संरचना एवं घटनाएं पढ़ेंगे। दोहरा निषेचन पढ़ेंगे, पादप में दोहरा निषेचन पाया जाता है, उसको समझेंगे क्या होता है। फिर निषेचन के बाद होने वाली घटनाओं यानी निषेचन पश्चात संरचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। फिर असंग जनन यानी बहुभ्रूणता के बारे में पढ़ेंगे। इतनी टॉपिक को हम लोग करेंगे। मैं आपको बता दूं फिर से कि इस पे पढ़ने के अलावा आपका कोर्स जैसे ही कंप्लीट होता है, यानी फर्स्ट चैप्टर का आपको नोट्स जल्द से जल्द आपको प्रदान करा दिया जाएगा। उसके बाद सेकंड चैप्टर का आपको नोट्स, साथ में एनसीईआरटी टॉपिक के आपके क्वेश्चन आंसर आपको करा करके सेंड कर दिए जाएंगे। आपको उसे गेट प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, 800 410 99 89 एक नंबर है, इस नंबर पे 9989 ये 9 है, ठीक। 800 410 99 89 एक नंबर है, इस नंबर पे आपको क्या करना है, एसएमएस कर देना है। व्हाट्सअप नंबर है, एसएमएस कर देना अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख करके, और आपको क्लास लिखना है कि आप यूपी बोर्ड के हैं कि सीबीएसई बोर्ड के। चूंकि दोनों क्लास के स्टूडेंट के लिए सबके लिए नंबर एक ही है, इसलिए आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। इसलिए आप अपना नाम लिखेंगे और अपना क्या करेंगे, वहाँ पे भेज देंगे। और साथ में क्या भेज देंगे, वहाँ पे ये बता देंगे कि आप यूपी बोर्ड क्लास 12 के हैं कि 10th के। चूँकि 10th की भी क्लास चल रही, 12th की भी क्लास चल रही, तो इसलिए आपको अपना क्लास लिख देना है कि आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं और किस बोर्ड के स्टूडेंट हैं। दूसरी चीज़ें, आप चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल का कोई ग्रुप नहीं बन रहा है, इसलिए चाहे वो गर्ल्स हों या बॉयज़ हों, वो निश्चिंत रहें कि आपका नंबर, प्राइवेसी आपकी मेरे पास ही रहेगी। आपकी प्राइवेसी क्लियर नहीं होने वाली, किसी नंबर आपका कहीं रोटेट होने वाला नहीं है। आप निश्चिंत होकर के चैनल से जुड़ सकते हैं। उसके लिए हम आपको पूरी तरह से सिक्योरिटी देते हैं कि नंबर आपका सिक्योर रहेगा, आपके नंबर पे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले, क्या हम भाग्यशाली नहीं हैं कि पादप लैंगिक प्रजनक हैं। अब देखिए, कह रहा है क्या हम भाग्यशाली नहीं है कि पादप लैंगिक प्रजनक है। अब क्यों कह रहा है, इसके बारे हम लोग आगे समझते हैं। असंख्य प्रकार के पुष्प जिन्हें हम आनंद से टकटकी लगाकर देखते हैं, सूंघते हैं, तथा जिनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं, और उनके भरपूर रंग आदि, यह सभी बातें उसके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। देखिए, जब आप कहीं पुष्प वाटिका में जाते हैं, पुष्प वाटिका का मतलब होता है जहाँ पे फूलों की खेती की जाती है, तो वहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको अनेक प्रकार के खिले पुष्प नजर आएंगे।
वह अनेक रंग बिरंगे खिले पुष्प, उस पे तैरती हुई तितलियाँ, तैरते हुए भंवरे, घूमते हुए वहाँ पे पक्षियाँ छोटी छोटी किलकारियाँ मारती हुई, जो आपको कहीं ना कहीं एक सुदूर अदृश्य दुनिया में खींच के ले जाती हैं, जहाँ पे आप कितने भी दुखी मन से जाएं, आपके अंदर से एक प्रसन्नता झलक के आ जाती है। पुष्प का सबसे ज़्यादा प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि इंसान अपने घर के आसपास लगाता है, गमलों में लगाता है, ताकि उसे देख करके उसके अंदर खुशियाँ आ जाए, वो खुश रहे, और इंसान की खुशी ही इंसान के चरितार्थ को और इंसान के आगे बढ़ने में सहायक होती है। तो आपकी खुशी के लिए पुष्प कहीं ना कहीं जरूरी है, और यही कारण है कि अगर पौधे अलैंगिक जनन ही करते, पुष्प का निर्माण नहीं होता, तो शायद ये खुशी, ये रंग रूप जो आज पृथ्वी पे है पुष्प की, वो हम लोग खो चुके होते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं भाग्यशाली हैं, पादप में पुष्प आता है, रंग बिरंगे पुष्प आते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक सेकेंड। अब आप एक गलती करते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि आप टकटकी लगाकर देखते हैं पुष्प को, सूंघते तथा इनकी महक से हम मदहोश हो जाते हैं। आप पुष्प को तोड़ करके सूंघते हैं, फिर पुष्प को फेंक देते हैं, कुचलता है कोई, इसलिए पुष्प को तोड़ा मत करिए, उसकी सुगंध लीजिए। वहाँ पर आप बैठेंगे, हवा मंद मंद चलती है पुष्प वाटिका में, तो आपको उसकी सुगंध मिलेगी। पुष्प को तोड़ करके नष्ट करना एक गुनाह होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। और उनके भरपूर रंग आदि सभी बातें उनके लैंगिक प्रजनन में सहायक होती हैं। पुष्प का अस्तित्व मात्र हमारे उपयोग के लिए नहीं है। कह रहा है पुष्प का अस्तित्व सिर्फ ये नहीं कि हम उसे क्या करते हैं, कभी शादी में सजाते हैं तो कभी मैयत में सजाते हैं, दोनों जगह हम सजाते हैं, पुष्प लगाते हैं, लेकिन इसका अर्थ कभी नहीं है कि हम अपने आवश्यकता के लिए पुष्प सिर्फ है, मनुष्य की आवश्यकता के लिए, ऐसा नहीं होता है। सभी पुष्पी पादप लैंगिक प्रजनक प्रदर्शित करते हैं। कह रहा है सभी जितने पुष्पी पादप होते हैं उनमें लैंगिक जनन होता है। पुष्प क्रमों, पुष्पों तथा पुष्पी अंगों की संरचना की विविधता पर एक दृष्टि डालें तो वे अनुकूल ही एक व्यापक परिधि को दर्शाते हैं, ताकि लैंगिक जनन का अंतिम उत्पाद फल और बीज की रचना सुनिश्चित हो सके। कह रहा है पुष्प जो है वो इतने तक नहीं है, बल्कि उस अनुकूल परिस्थिति पा करके उसमें फल और क्या कहते हैं, फल का निर्माण होता है, बीज का निर्माण होता है, जो इंसान को कहीं ना कहीं फल हम खाते हैं, बीज खाते हैं, तो हमारे लिए भोजन का भी उपयोग कराने का काम करता है। यानी ये प्राथमिक अंग है जो फल और बीज बनने में सहायक होता है। आइए इस अध्याय में हम आकार की संरचना और पुष्पी पादपों यानी आवृत्त बीजियों में लैंगिक जनन के प्रक्रम को इजली समझने की कोशिश करते हैं, कैसे होता है। पुष्प आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। चलिए देखिए, प्राचीन काल से ही पुष्पों के साथ मानव का एक निकटस्थ संबंध रहा है। कह रहा है कि पुराने समय से, प्राचीन काल से, आदिकाल से मनुष्य पुष्प के प्रति आकर्षित रहा है, बहुत नजदीक का संबंध रहा है। मानव में के लिए पुष्प सौंदर्य विषयक, मानव के लिए क्या है, पुष्प सौंदर्य है। पहले लोग गजरा लगाते थे फूल का, अभी भी देखो बहुत सारे गाने हैं, पुराने गाने अगर आप देखें तो उसमें पुष्प के गजरे लगाए जाते थे। तो कहीं ना कहीं ये सौंदर्य प्रसाधन के रूप में उपयोग किया जाता था। सौंदर्य विषयक, आभूषणात्मक यानी आभूषण के रूप में बहुत सारे लोग पहनते थे, जिसे क्या कहते हैं, अब तो सोना चांदी लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन पहले लोग क्या होता, प्राकृतिक चीज़ों को आभूषण मानते थे, तो आभूषण के रूप में। सामाजिक आस्था भी होती है पुष्पों में, बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार के पुष्पों को रखना और लगाना, वो अपने एक सामाजिक आस्था प्रकट करते हैं, हम सामाजिक लोग हैं। धार्मिक आस्था भी होती है, हम उससे देवताओं को अर्पित करते हैं, जिससे हम उनसे कुछ मन्नत करते हैं, हम आपको सुगंधित पुष्प दिए, आप हमारी मनोकामना को पूर्ण करिए। सांस्कृतिक महत्व भी है, बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यों में, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्य हों, चाहे वो कोई जब हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं यानी झंडा ध्वजारोहण करते हैं, तो उसमें हम क्या काम करते हैं, पुष्प लगाते हैं, और पुष्प बिखरता है तो उसकी महक से हमें मानते पूरे विश्व में महक फैल रही है, जिससे भारत की खुशबू, भारत की मिट्टी की खुशबू पूरे विश्व में फैल रही है। तो कहीं ना कहीं ये सांस्कृतिक महत्व में भी इसका उपयोग है। ये मानव द्वारा प्रेम किसके किसके को दर्शाता है, प्रेम को दर्शाता है। बहुत सारे लोग फूल का आदान प्रदान करते हैं, करना भी चाहिए। अनुराग, अनुराग का मतलब होता है ऐसा प्रेम जो अपने अनुज से किया जाता है। एक प्रेम, देखिए प्रेम की बहुत डिफिनीशन है यहाँ पे। प्रेम का अर्थ है कि जो प्रेम एक लगाव किसके बीच में है, नायक और नायिका, यानी पति पत्नी हो सकती है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से फ्रेंड्स हो सकते हैं उसमें। लेकिन यहाँ अनुराग का मतलब होता है कि आप अनुज से, अपने छोटे से, चाहे वो आपके भाई बहन होंगे, चाहे आपके दोस्त हो सकते हैं छोटे, कोई भी, चाहे आपके स्टूडेंट हो सकते हैं, आपके
रिलेटिव्स हो सकते हैं जो आपके छोटे हैं, उनसे जो आपका रिश्ता होता है, प्रेम होता है, जो संबंध होता है, उसे अनुराग कहते हैं। प्रसन्नता, जब आप खुश होते हैं तो उसमें भी पुष्प का उपयोग करते हैं, चाहे आपके घर कोई फंक्शन होता है तो जैसे शादी विवाह में भी पुष्प लगाए जाते हैं। विषाद, दुख में, दुख पीड़ा में जब विषाद आपको होता है, किसी चीज़ का कष्ट हो, यानी मैयत होती है, किसी की डेथ हो जाती है, तो उसमें भी फूल से उसकी शव को सजाते हैं। और शोक में, इस सब में फूल का उपयोग होता है, यानी फूल प्रेम से लेकर के घृणा तक, नफरत तक हर एक जगह है और हर एक जगह विद्यमान है। आज की अभिव्यक्ति को प्रदर्शित करने के प्रतीक रहे हैं। कम से कम ऐसे 5 पुष्पों की सूची बनाइए जिनका आभूषणात्मक यानी श्रृंगारिक महत्व हो। ऐसे फूलों का आपको बनाना, लिस्ट बनाना जिन्हें आभूषण के रूप में उपयोग किया गया हो। अब वहाँ पे मदार का फूल मत लगाना, अब आप लिस्ट बना करके बता दीजिएगा महत्व हो। तथा जिन्हें घर एवं बगीचों, यही ना, हाँ, घर एवं बगीचों में उगाया जाता है। ठीक, आप 5 उन पुष्पों का भी पता करें जिन्हें आपके परिवार द्वारा सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्सवों के दौरान उपयोग किया जाता हो। क्या आपने कभी पुष्पों की खेती यानी फ्लोरिकल्चर, अब आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछा जा सकता, हो सकता है वाइवा में ही पूछ लिया जाए। जब कोई वाइवा लेने आपसे आएगा तो आपसे पूछ लेगा कि आप 2nd चैप्टर पढ़े, आप कहेंगे हाँ, कहेगा नाम बताइए, तो आप कहेंगे पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन, तो कहेगा अच्छा चलिए पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा पुष्पों की खेती को क्या कहते हैं, फ्लोरिकल्चर कहते हैं या पुष्प कृषि कहते हैं, के बारे में सुना है। लेकिन अगर आप पुष्प कृषि बताएंगे ना तो वो लगेगा कि आप उसको बना रहे हैं, तो इसलिए आपको टर्म कौन सा यूज करना है, साइंटिफिक टर्म यूज करना है, जो वैज्ञानिक भाषा होती है उसे, तो उसका नाम क्या है, फ्लोरिकल्चर। क्लियर, इंग्लिश भले है लेकिन आपको बोलना पड़ेगा। सुना है, इसका क्या तात्पर्य, आप इसके बारे में क्या जानते हैं। यह है, एक जीव वैज्ञानिक के लिए पुष्प आकार की और भ्रूण की यानी भ्रूणी आश्चर्य तथा लैंगिक जनन स्थल है। आपने कक्षा 11 में एक पुष्प के विभिन्न अंगों के बारे में अध्ययन किया है। कक्षा 11 में जब आप पढ़ रहे थे, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे, इस पे क्या कहते हैं, पादप आकार की पढ़ रहे थे, तो उसमें पुष्पों के बारे में आपने चर्चा की है। चित्र 2.1 आपको एक प्रारूपी पुष्प के विशिष्ट अंगों में स्मरण करने में सहायक होगा। आप पुष्प के 2 अंगों के नाम बताइए तथा जिनसे लैंगिक जनन। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अब आपका डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, चूंकि आप 11 में पढ़े हैं इसलिए वो छोड़ दिया। अब हम लोग आइए 11 में क्या पढ़े उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए पुष्प के कुछ भाग दिए गए हैं जिनको हम लोग यहाँ से सब कुछ 11 में जो पढ़े थे उसे रिवीजन कर लेंगे कि क्या क्या हम लोगों ने 11 में पढ़ा था, उसका महत्व क्या था। तो आप पढ़े थे या नहीं पढ़े थे, तो उस चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखे तो यहाँ पे देखिए एक क्या कहते हैं, इसे बाह्य दल कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, तंतु हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको क्या कहते हैं, पंखुड़ी हो गया, प्रकार। 1 मिनट, चलिए ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे एक भाग पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, ठीक। बाह्य दल का मतलब होता है बाहरी हिस्सा, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, इसे सेपेल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, सेपेल कहते हैं, सेपेल कहते हैं, सेपेल, इसे सेपेल कहते हैं, ठीक है। इसे या तो आप क्या कहते हैं, करोल, सेपेल, पेटेल, इंड्रूसियम कहते हैं, हाँ, इसे क्या कहते हैं, सेपेल कहते हैं, इसे बाह्यदल कहते हैं। यह मुख्यतः हरे रंग का पाया जाता है, जो पुष्प के नीचे बेस बनाने का काम करता है, जिसपे पुष्प निकला होता है। ऐसे इसके घाट होते हैं। आपने अगर जब हम आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास बताएंगे या कभी हम आपके सामने फेस करके होंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि आप गुलाब, उसको देखें, वो गुलाब को या गेंदा को, तो उसके नीचे एक कैप लगा होता है, जो कैप हरे हरे पत्तियों से बना होता है, तो उस कैप को ही क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। उसके बाद दूसरा जो होता है, ये इसे जो कहते हैं, इसे हिंदी में इसे क्या कहते हैं, देखिए यहाँ पे परागकोश, पंखुड़ी और वर्तिकाग्र, तो यहाँ पे देखिए इसका नाम नहीं दिया है। तो दूसरा वाला जो, चलिए हम बता रहे हैं, इसको क्या कहते हैं, इसे सेपेल कहते हैं, इसे पेटेल कहते हैं, ठीक है। पेटेल कहते हैं, हिंदी का नाम हमको याद नहीं आ रहा है। इसे सेपेल कहते हैं, इसे पेटेल कहते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा बुक में। तो इसे पेटेल कहते हैं। पेटेल का काम क्या होता है कि कीटों को अट्रैक्ट करने का काम करता है। जो ऊपर का हिस्सा खिला होता है उसे क्या कहते हैं, पेटेल कहते हैं। कल मैं आपको पुष्प के बारे में सब कुछ दिखा दूंगा और उसमें बता दूंगा, ठीक। उसके अंदर एक संरचना दिख रही है इसे, जो इसे क्या कहते हैं, मेल अंग कहते हैं, यानी इसे क्या कहा जाता है, इसे परागकोश कहते हैं, ठीक है।
और उसके बाद उसी पे लगी हुई उस पर छोटी छोटी पंखुड़ियाँ होती हैं जिसमें परागकण पाए जाते हैं। और इधर का ओवरी से लेकर नीचे ये देखिए अंडाशय है, ये मोटा वाला हिस्सा अंडाशय कहलाता है, ये वर्तिकाग्र है और ये वर्तिका है। इसे क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं, इसे स्टाइल कहते हैं और इसे ओवरी कहते हैं। ठीक, इनके बारे में हम कल आपको एक वीडियो में समझा देंगे कैसे इसको समझा जाता है। कल का जब वीडियो हम लोग निषेचन वाला करने आएंगे तो उसके पहले हम आपको पुष्प के बारे में सब कुछ दिखा के समझा देंगे वीडियोज़ के माध्यम से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, वो भी इसके साथ पढ़ते रहें। नोट्स आपको भेज दिया जाएगा। चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, अगर आपने नहीं है आपके पास तो आप नंबर को फिर से नोट कर लीजिए। 8004109989 ये नंबर है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।